देखो, बैंकिंग से अवेयरनेस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारी कंट्री में करेंसी वगैरह कहाँ से आई। तो हम धीरे धीरे समझेंगे कि बैंकिंग सिस्टम कहाँ से आया, कैसे आरबीआई बना, कैसे एसबीआई बना। तो ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा करेंसी सिस्टम। मैं आपसे बात कर रहा हूँ करेंसी सिस्टम की। करेंसी सिस्टम जब मैं बोलता हूँ तो हमारी कंट्री में करेंसी कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई। सबसे पहले जो गुप्ताज थे, जब हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, उन्होंने कॉइन्स का ट्रेंड शुरू किया था। सबसे पहले जो कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स हो जे बाय गुप्ताज। गुप्ताज लेके आए थे। कब लेके आए थे? ये एडी 390 से 550 पे। और रुपी सबसे पहले कौन लेके आया था? रुपी लेके आया था हमारी कंट्री में शेर शाह सूरी के टाइम में आया था रुपी हमारे 1542 सन में। तो ये रुपी जो इंट्रोड्यूस हुआ था, रुपी जो वर्ड आया था कि हमारी करेंसी होगी, एक रुपी होगा, तो वो कौन इंट्रोड्यूस करा था? शेरशाह सूरी ने किया था। और तब क्या होते थे? तब सिल्वर कॉइन्स होते थे। सिल्वर कॉइन्स एक तरह से रुपी होता था, और उसने रिप्लेस किसको किया था? उसने रिप्लेस किया था गोल्ड को। पेपर करेंसी हमारी कंट्री में कब आई? अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो पेपर करेंसी जो आज की डेट में आप नोट देखते हो वो सब पेपर करेंसी है। 1882 में आया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पेपर करेंसी को हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया था। और 1935 में, ये हमने इकोनॉमी में पढ़ा है अभी अभी, 1935 में जब आरबीआई एस्टेब्लिश हो गया था, उसके बाद से इंडियन रुपी जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। इंडियन रुपी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब मार्केट डिसाइड करती है कि इस रुपी का वैल्यू कितना होगा। मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड, ये ऐसे फैक्टर्स है जो ये चीज़ों को डिसाइड करते हैं। ठीक है। और 1935 में जब हमारा आरबीआई बन गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन गया था, उसके बाद जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो 1947 में हम लोग आईएमएफ का मेंबर बन गए थे। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मेंबर बन गए थे। और जो वैल्यू थी रुपये की वो कौन फिक्स कर रहा था? वो फिक्स कर रहे थे आईएमएफ स्टैंडर्ड्स। तो वैल्यू ऑफ रुपी बाय आईएमएफ स्टैंडर्ड। तो इस तरह से हमारा करेंसी का थोड़ा सा ये हमने बैकग्राउंड को देखा है। ठीक है। अगर मैं इसके बाद बात करूं कि ये जो हमारा रुपी है, इसकी डिनोमिनेशन क्या क्या होती है, हमारा जो करेंसी है उसकी डिनोमिनेशन क्या क्या होती है, तो आपको पता है 1 रुपी होता है, 2 रुपी होता है, 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 500 है एंड 2000 है। तो ये जो है ये करंट डिनोमिनेशन है जो हमारी कंट्री में चल रही है। पहले 1000 भी था, लेकिन अभी डीमोनेटाइजेशन के बाद से अभी ये इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुई है। कहा जा रहा है 200 का भी नोट आएगा। तो वो हम वेट कर रहे हैं जब आरबीआई के कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उसके बाद हमें थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी। तो जो हमारी करेंसी 1996 के बाद शुरू हुई है उसको कहा जाता है महात्मा गांधी सीरीज़, क्योंकि उसके बाद से हमारे जो भी करेंसी नोट्स हैं, चाहे वो कोई भी करेंसी नोट हो, उसमें महात्मा गांधी जी हैं। इससे पहले जो थे उसमें किसी में नेशनल एम्बलम होता था, किसी में कुछ होता था। तो 1996 के बाद से हमारे करेंसी में क्या है? मेजरली महात्मा गांधी जी, जिनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो अब आप एक चीज़ और बताता हूँ मैं, आप देखोगे जितनी भी करेंसी है 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10, 20, ये सारी की सारी जो करेंसी प्रिंट करता है वो कौन करता है? वो आरबीआई प्रिंट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। 1 रुपी नोट और कॉइन्स को छोड़ के जो मेजर करेंसी है उसे कौन इशू करता है? उसे इशू करता है आरबीआई गवर्नर, उसे प्रिंट करता है। और जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन से स्टेट में कितना पैसा भेजना है, पूरा पूरा मनी सप्लाई, वो भी कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई ही करता है। तो आरबीआई जो है वो एक तरह से आप देखोगे पूरा मनी सप्लाई से रिलेटेड जो भी चीज़ है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी कौन करता है? वो करता है आरबीआई। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मनी सप्लाई अक्रॉस इंडिया, तो पूरे के पूरे इंडिया है। और साथ में एज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट भी काम करता है। ये काफ़ी सारे आरबीआई होते हैं। आरबीआई का जो है, आरबीआई के काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई है जो। ठीक है। तो मेजरली हमने ये देखा। इसके बाद अगर मैं आपसे और चीज़ें पूछूं, वो क्या है? करेंसी सिस्टम से रिलेटेड जो होगी रिसेंटली कुछ चीज़ें हुई हैं उसके बारे में आपको आइडिया देता हूँ।
हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए, वो है डीमोनेटाइजेशन। तो मैं बात कर रहा हूँ डीमोनेटाइजेशन की। ये रिसेंटली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी साल हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ भी है। तो डीमोनेटाइजेशन जो है ये ऐसा नहीं है जो अभी आपने देखा होगा कि 500 और 1000 के नोट जो थे वो बंद हो गए थे, उसकी जगह नई करेंसी आई, 500 का नया नोट आया, 2000 का नया नोट आया। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा हमारे देश में पहली बार हुआ है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन। जो मार्केट में जो पैसा है उसको विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसे मैं बोलता हूँ डीमोनेटाइजेशन। ऐसा किया क्यों जाता है? ऐसा 2-3 कारणों की वजह से किया जाता है कि जितना भी अनअकाउंटेड पैसा है वो पता चल जाए, दूसरा जितना ब्लैक मनी है वो भी सामने आए कितना खुल के है, तो इस वजह से डीमोनेटाइजेशन होता है। तो आज तक अगर मैं बात करूँ तो हमारे देश में 3 बार डीमोनेटाइजेशन हुआ है, 3 टाइम्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे देश में पहली बार डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था या दूसरी बार डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था। तो अगर मैं आपसे बोलूँ पहला डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, तो पहला डीमोनेटाइजेशन हुआ था 1946 में। और जो दूसरा डीमोनेटाइजेशन हुआ था, दूसरा डीमोनेटाइजेशन हुआ था जनवरी 1978 में, जिसमें हमारे 1000, 5000 और 10,000 ये तीनों नोट डीमोनेटाइज कर दिए गए थे। तो पहले आपको बता दूं हमारी कंट्री में 5000 और 10,000 का नोट भी होता था 1978 तक। ये 1978 है, ये मैं 1978 है ये। तो इस टाइम में डीमोनेटाइजेशन में 1000, 5000, 10,000 के नोट जो थे उनको बैन कर दिया गया था, उनको डीमोनेटाइज कर दिया गया था। और 1946 जब हुआ था उसमें जितने भी नोट्स थे अपार्ट फ्रॉम 100 वो सारे डीमोनेटाइज हो गए थे, और 100 के सारे नोट लोगों को बताने थे। और तीसरी बार कब हुआ है? तीसरी बार अभी हुआ है जब नरेंद्र मोदी सरकार में इन्होंने डीमोनेटाइज करे थे कौन कौन से नोट, 500 और 1000 के, और इसकी अगर नई करेंसी आई थी 500 और 2000 की। तो ये मैंने आपसे बात कर ली है डीमोनेटाइजेशन की। अब मैं अगर आपसे डीमोनेटाइजेशन की बात करूं, वो है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया की बात करूं, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया जो है, अगर मैं आपसे बोलूं इंडिया का पहला बैंक, देखो इंडिया में ना बैंकिंग की परंपरा बहुत पहले शुरू हो गई थी। जो बिजनेसेस थे, जो ब्रिटिश राज में बिजनेसेस थे, वो बिजनेस के साथ साथ बैंकिंग की सर्विस करते थे। लेकिन अगर मैं ऑफिशियली बोलूँ कि ऑफिशियली ऐसा कौन सा बैंक था जो इंडिया में पहला था, तो वो था फर्स्ट बैंक इन इंडिया, विच वॉज मैनेज्ड बाय इंडियंस। कौन सा बैंक था वो था अवध कमर्शियल बैंक। तो फर्स्ट बैंक इन इंडिया जो था मैनेज बाय इंडिया वो था अवध कमर्शियल बैंक। कौन से ईयर में ये फाउंड हुआ था? ये फाउंड हुआ था 1881 में, 1881 में ये फाउंड हुआ था। लेकिन इससे पहले काफ़ी ब्रिटिश रिजाइम में आ चुके थे, जैसे मैंने आपको बताया बिजनेसेस। लेकिन ये एक पहला ऑफिशियल बैंक था, फर्स्ट बैंक इन इंडिया मैनेज बाय इंडियन अवध कमर्शियल बैंक। और ये कब फाउंड हुआ था? ये फाउंड हुआ था 1881 में। इसके बाद मैं अगर आपसे बोलूँ सेकेंड इंडियन बैंक कौन सा था, सेकेंड, तो आपने नाम काफ़ी सुना होगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक जो था 1884 में बना था। तो पंजाब नेशनल बैंक जो था वो 1884 में बना था और हमारे देश का ये दूसरा बैंक था। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं 1940 में हम लोगों ने क्या किया था, हमें ये समझ में आ गया था कि जितने भी कमर्शियल बैंक आ रहे हैं ये कहीं मोनोपोली ना बना लें या फिर लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट होना चाहिए। तो 1946 में जनवरी 1946 में फर्स्ट बैंकिंग एक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। फर्स्ट बैंकिंग एक्ट
इंट्रोड्यूस। इसका मेजर पर्पस क्या था? इसका मेजर पर्पस ये था कि जो ये बैंक बना है, ये बैंकिंग एक्ट है, तो जितने भी कमर्शियल बैंक है वो सारे रेगुलेट हों, सब पे मॉनिटर हो और सबको सही तरह से ऑपरेट कर सके, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो चुके। फिर ये वाला जो एक्ट बना था फर्स्ट बैंकिंग एक्ट, ये वाला एक्ट 1949 में अमेंड हो गया था और अमेंड होने के बाद इसमें और भी चेंजेस हो गए थे और फाइनल जो इसको नाम दिया गया वो दिया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो आज के डेट में जितने भी बैंक चल रहे हैं वो सारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के ऊपर चल रहे हैं और ये जो 1949 में एक्ट बना था ये इसी बैंकिंग एक्ट का अमेंडेड वर्जन था। अमेंडेड मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस करके जब हम चेंजेस कर देते हैं उसे मैं बोलता हूँ अमेंडेड। अब हमारे देश में अगर मैं बैंकों की बात करूँ, बैंक किस तरह से बने हुए हैं तो मैं थोड़ा समझता हूँ वो कैसे हैं। तो आप देखोगे तो हमारी कंट्री में किस तरह से बैंक है। आप देखो पब्लिक बैंक है, आप देखो प्राइवेट बैंक्स हैं, हमारे पास रीजनल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स और उसके बाद हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। और इन सबसे ऊपर जो है वो कौन है? वो है हमारा सेंट्रल बैंक। कौन सा? आरबीआई, जो हमारा क्या है? सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है। बाकी हमारे कंट्री में पब्लिक बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स है। इन सबके बारे में हमें भी पढ़ना है। अगर मैं इसके बाद आपसे बात करूं आरबीआई की, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आरबीआई से पढ़ना। तो आरबीआई जो था वो कब बना था? वो 1 अप्रैल 1935 में बना था और 1935 में ये बना था एज अ प्राइवेटली ओन्ड बैंक, एज अ प्राइवेटली ओन्ड बैंक। और गवर्नमेंट के पास सिर्फ कितने परसेंट शेयर थे? 5% शेयर्स विद जीओआई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिर्फ 5% शेयर आरबीआई ने दिए थे और बाकी जो था वो एक प्राइवेटली ओन्ड बैंक था। लेकिन 1947 में था, 1947 में ये डिसीजन लिया गया कि बैंक्स जो है उनको नेशनलाइज किया जाएगा और जो आरबीआई है वो ऐसा मेन बॉडी बनेगा। क्यों बनेगा? ताकि वो सारे के सारे बैंक को रेगुलेट कर सके। तो 1947 में ये डिसीजन लिया गया था कि ये जो पूरा का पूरा बैंक है ये बैंक किसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। मैंने आपको बताया पहले सिर्फ 5% शेयर जो गवर्नमेंट के पास थे, फिर फाइनली क्या हुआ? पूरा का पूरा शेयर कैपिटल, एंटायर शेयर कैपिटल ट्रांसफर्ड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट को सारे के सारे शेयर कैपिटल ट्रांसफर हो गई थी। इससे क्या हुआ? आरबीआई जो था अब वो एक पूरा मजबूत हो चुका था। बैंक जो था ये गवर्नमेंट के अंडर आ चुका था और आरबीआई को एज अ सेंट्रल बैंक, मतलब एज अ पेरेंट आप बोल सकते हो, एज अ गार्जियन बोल सकते हो, एज अ कस्टोडियन बोल सकते हो। और काफ़ी सारे इसको फैसिलिटीज़ दी गई कि ये प्रिंटिंग करेगा करेंसी की, ये बैंकर्स बैंक बनेगा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बनेगा, बाकी बैंकर्स के रिजर्व्स रखेगा और बाकी मॉनेटरी पॉलिसी कंट्री में जो भी चल रही है उसमें ये हेल्प करेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करेगा, डेवलपमेंट में अपना सहयोग देगा। तो इस तरह से आरबीआई जो है वो काफ़ी बड़ा होता गया और आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक हमारे देश में स्थापित हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर, तो फर्स्ट गवर्नर जो थे वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। मैंने आपको बताया जो आरबीआई बैंक था ये 1935 में बन गया था। तो फर्स्ट गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे 1935 से 1937 तक। मेरे से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? क्योंकि देखो 1935 में तो ब्रिटिश का राज था, तो इसीलिए जो वो गवर्नर है वो भी इंडियन नहीं थे। तो मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख 1943 से 1949 तक। और मैं वही आपसे पूछूं कि करेंट कौन है? तो करेंट जो गवर्नर है वो है उर्जित पटेल। तो ये जो है वो मेजरली हमारे कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स। और बना कब था आरबीआई? आरबीआई बना था 1935 में।
इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं आरबीआई के फंक्शंस वगैरह क्या हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, सीआरआर वगैरह, ये सब ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने इकोनॉमिक्स का लेक्चर पढ़ा था। तो अगर आपको वो समझना है तो एक बार आप वो लेक्चर देखिएगा, आपको काफ़ी डाउट्स आरबीआई से रिलेटेड, आरबीआई की फंक्शनैलिटी, आरबीआई की इंपॉर्टेंस के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं आरबीआई के बाद जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है, तो देखो क्या होता था, जब तक आरबीआई नहीं बना था और आरबीआई नेशनलाइज नहीं हुआ था, तो आरबीआई के नेशनलाइज होने से पहले जो भी सारे डिसीजंस होते थे बैंकिंग रिलेटेड वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया लेता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को आज के डेट में आप जिस नाम से जानते हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। सबसे पॉपुलर बैंक है पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा ब्रांचेज है एसबीआई की। तो पहले इसको क्या बोला जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता था। तो ये बना कब था, ये 1921 में बना था और ये 3 बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। वो 3 बैंक कौन से थे, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, बैंक ऑफ बंगाल प्लस बैंक ऑफ बॉम्बे प्लस बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इस बैंक का काम क्या था, ये बैंक वो सारे फंक्शन करता था जो आरबीआई करता था, क्योंकि देखो आरबीआई तो 1935 में बना था, ये 1921 में ही बन गया था। तो इसका काम क्या था, आरबीआई के जितने फंक्शन हैं उन फंक्शंस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। तो ये हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का काम था। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ कि बैंक ऑफ ये जो था कौन से ईयर में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई बन गया था, तो ईयर 1955 में इंपीरियल बैंक को रीनेम कर दिया था और रीनेम करके क्या बन गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या बन गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। आपको पता है अभी हमने थोड़ा सा बैंक के बारे में डिस्कस किया था, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, तो वही मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ। तो पब्लिक सेक्टर ऑफ बैंक की अगर मैं बात करूं तो इसमें नंबर 1 पे आपको विदाउट एनी डाउट आपको पता है कौन सा है, एसबीआई है। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है ये पूरे इंडिया का और सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक में 10,000 से ज़्यादा इसकी ब्रांचेज है, मोर देन 10,000 ब्रांचेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, और इसके बाद ना इस एसबीआई की कुछ सब्सिडरी आपने कहीं के देखा होगा, लिखा होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता, उसके लिए लिखा होता है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो ये क्या है, ये एसबीआई जो बैंक है इसकी सब्सिडरी है, मतलब इसके अंडर में वो काम करते हैं। तो वो कौन कौन से हम देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, और कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो ये सारे कौन से हैं, ये एसबीआई की सब्सिडरी बैंक। आप कहीं की जगह ये भी देखोगे और ये अब एसबीआई के अंडर ही काम करते हैं। इसके बाद हमारे देश में कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का क्या मतलब होता है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का क्या मतलब था, इसको नेशनलाइज किया गया, क्यों नेशनलाइज किया गया था, ताकि जो एसबीआई बैंक है उसकी मोनोपोली ना बन जाए। तो नेशनलाइज ऑफ बैंक का कॉन्सेप्ट क्यों आया था, टू ओवरकम द मोनोपोली ऑफ एसबीआई ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो सारे बैंक को थोड़े थोड़े राइट्स मिले और एसबीआई जो है वो अकेला सारी मोनोपोली ना बना ले, इसलिए इंदिरा गांधी का जो टाइम था, इंदिरा गांधी का जो कार्यालय था, उसमें ये डिसाइड किया गया कि 20 बैंक्स को क्या कर देंगे, नेशनलाइज कर देंगे। 20 बैंक्स वर नेशनलाइज, तो 20 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। और कब हुआ था, 1969 में हुआ था। तो काफ़ी सारे बैंक थे, जैसे आपने सुना होगा पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इंडियन बैंक हो गया, उसके बाद कैनरा बैंक हो गया। तो ये सारे के सारे बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था
तो पहले 1969 में 14 बैंक्स को किया गया था और फिर 1980 में 6 बैंक्स को और कर दिया गया था नेशनलाइज, और टोटल कितने बैंक नेशनलाइज हो गए थे? 20 बैंक नेशनलाइज हो गए थे। तो जब सेकेंड बार हुआ था 1980 में, उसमें किन किन बैंकों को नेशनलाइज किया गया था? उसमें आंध्रा बैंक हो गया, आपका ओबीसी हो गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो गया, आपका विजय बैंक हो गया, तो इन सबको भी नेशनलाइज कर दिया गया था। तो ये जो मेजरली बैंक्स हैं, ये 20 बैंक्स जो नेशनलाइज हुए थे 1969 और 1980 में मिला के। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे रीजनल रूरल बैंक्स की, अगर मैं आपसे बात करूं रीजनल रूरल बैंक की, तो रीजनल रूरल बैंक जो थे वो कब सेटअप हुए थे? दे वर एस्टेब्लिश्ड in 1935 to तो जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं ये 1975 में सेटअप हुए थे टू सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक। जो भी रीजनल एरियाज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के साथ साथ और भी जो अगर पैसा चाहिए, अगर बैंकिंग सिस्टम को और स्मूथ बनाना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो इसीलिए 1975 में रीजनल बैंक जो थे उनको सेटअप किया गया था, ताकि क्या हो, ताकि जितने भी बैंकिंग फंक्शंस हैं वो बहुत स्मूथली हो जाए और रूरल एरियाज़ में और ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि अर्बन में तो ऑलरेडी पॉपुलर हो रहा था। तो वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चीज़ें करी। इसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है ये हमारे बैंकिंग सिस्टम का, इंटीग्रल पार्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम के लिए काफ़ी इंटीग्रल पार्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक से डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, जैसे प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके बाद आपका रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हो गया, प्राइमरी एग्रीकल्चर बैंक हो गया, तो अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक हो गया। और ये मेजरली किससे बात करते हैं? डायरेक्टली आप देखोगे तो ये जितना भी डाटा वगैरह बनाते हैं अपना कि हमने कितना पैसा किसको दिया है, कितना पैसा कहाँ से दिया, तो दो बॉडी होती हैं जो इनको कंपोज करती हैं। एक तो होता है नाबार्ड और आरबीआई। नाबार्ड और आरबीआई मिलके इनकी काफ़ी पूरा का पूरा फंक्शनलिटी इनका कोऑपरेटिव बैंक का देखते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? अलग अलग सेगमेंट्स के लिए होते हैं। जैसे मान लो हमने पढ़ा प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है, उसके बाद आपका रूरल डेवलपमेंट बैंक होता है, प्राइमरी। तो इनका मेजरली पर्पस वही होता है कि ये बैंकिंग सिस्टम को और आसान करते हैं और आरबीआई वगैरह को अपनी पूरी मंथली रिपोर्ट देते हैं कि हमने कितना पैसा कहाँ पर दिया है। तो ये कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड है। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ अदर इम्पॉर्टेंट बैंक्स, other important banks and financial institutions, तो अगर मैं इसकी बात करूं अंदर इंपॉर्टेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल, इसके बारे में ICICI के नाम से ज़्यादा आसानी से जानते होंगे। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ICICI लिमिटेड। तो ये कब बना था? ये 1955 में बना था। और क्यों बना था ये? क्यों?
क्योंकि ये असिस्ट करता था किसे, जितने में इंडस्ट्रियल यूनिट था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इस आईसीआईसीआई का मेन नाम से पता चल रहा है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वहाँ पे पैसा पहुँचाया जाए ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो, वहाँ पे ग्रोथ हो। तो इनका मेजर पर्पज़ यही था, प्रोवाइडिंग assistance in the creation, expansion and modernization of इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो आईसीआईसीआई का यही था कि असिस्टेंस प्रोवाइड करना इन द क्रिएशन, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल चीज़ें। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आईसीआईसीआई से रिलेटेड, आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी की बात करूँ तो आपने सुना होगा सिडबी के बारे में। सिडबी जिसका फुल फॉर्म क्या है, ये फुल फॉर्म प्लीज़ आप ध्यान से नोट कीजिएगा, पेपर में पूछी जाती है एक्रोनिम्स और आपको फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए, तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। स्मॉल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। सिडबी जो था वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, वो इस्टेब्लिश हुआ था 1990 में, 2 अप्रैल 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका मेजर पर्पस क्या था, प्रमोटिंग, फाइनेंसिंग एंड असिस्टिंग। तो इनका फंक्शन जो है प्रमोटिंग, फाइनेंसिंग एंड असिस्टिंग, किसको असिस्ट करते हैं मेजरली, ये असिस्ट करते हैं डेवलपमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज जो स्मॉल सेक्टर की है। स्मॉल सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो डेवलप करता है वो कौन करता है, वो करता है सिडबी। कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1990 में एस्टेब्लिश हुआ था। एंड मेन जो एजेंडा इसका, व्हाट इज द एजेंडा, टू असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ स्मॉल सेक्टर भी लिख लो आप, ऑफ स्मॉल सेक्टर। तो ये हो गया सिडबी। आप फुल फॉर्म प्लीज देख लेना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। अदर इम्पोर्टेंट बैंक्स में अगर मैं बात करूँ कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की, तो वो है नाबार्ड। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो है, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, नाबार्ड जो है, नाबार्ड के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है ये। कब फेमस हुआ था, ये एस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को इसका नोटिफिकेशन आ गया था। और इसका मेजरली काम क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा है। तो नाबार्ड के अगर मैं देखूँ फंक्शंस क्या है, नाबार्ड के फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव is to promote agriculture and रूरल डेवलपमेंट। तो मेजरली जो नाबार्ड होता है, नाबार्ड बैंक क्या करता है, ये जो फार्मर्स वगैरह उनको कम रेट पे लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। अगर कभी बारिश नहीं हुई तो भी लोन दे देता है ताकि फसल के लिए वो पानी का अरेंजमेंट कर सकें, या किसी भी तरह से जिससे नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल, आपको नाम से ही पता चला है एग्रीकल्चर और रूरल के लिए ये काम करता है और फार्मर्स वगैरह के लिए ज़्यादा असिस्ट करता है, उनको सपोर्ट करता है। अगर मैं नाबार्ड के बाद आपसे बात करूँ तो किसकी बात करूँगा, मैं आपसे बात करूँगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इडबी। इडबी जो बैंक होता है ये कब बना था,
1964 में बना था और नाम से पता चल रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसका मतलब जो ये पैसा देता है दिस इज एन एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है सबसे टॉप। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विच कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया, तो मैं आंसर दूंगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। वैसे ही ये जो बैंक है इट भी इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस। तो एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बोलूं कौन सा बैंक है जो सबसे ऊपर है तो वह है इडबी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है विच इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस, तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट इडबी। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं तो वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की जब मैं बात करता हूँ तो मैं क्या बताऊँगा आपको कि ये जो एग्जिम है इसका नाम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंक बना था ये किस पर्पज़ के लिए बना था? ये बना था 1982 में। और बना क्यों था? ये जो था ये एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट करता है, डेफरेट पेमेंट। तो ग्रांट्स deferred payments, credit of medium and long term duration of एक्सपोर्ट में अगर आपको जैसे एक्सपोर्ट करा, आपको पता है एक्सपोर्ट कर दिया, पैसा बाद में आता है, तो उस पैसे के बाद में आता है वो बैंक ले लेता है। और बैंक जो डायरेक्ट है पैसा आपको प्रोवाइड करता था, ग्रांट डेफरेट पेमेंट क्रेडिट ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोर्ट। तो बैंक जो होता है वो आपको पैसा प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट के टाइम, और इंपोर्ट में भी ये हेल्प करता है, इंटरनेशनल मार्केट में असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, या फिर गारंटर्स जो होते हैं उनको भी गारंटी प्रोवाइड करता है। मान लो इंडिया का कोई एक्सपोर्टर है या इंडिया का कोई इंपोर्टर है, बैंक को गारंटी देनी है, बैंक की गारंटी मान लो किसी क्लाइंट को देनी है, तो वो ये वाला बैंक ये काम करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गारंटी देता है ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर्स, ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर्स। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो कौन से बैंक की बात करूंगा मैं आपसे बात करूंगा कुछ इंडियन बैंक्स अब्रॉड की। इंडियन बैंक्स अब्रॉड के, तो इंडियन बैंक्स अब्रॉड क्या है मेजरली आप देखोगे कि हमारे जो इंडिया के बैंक्स हैं वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में स्थापित हैं। ठीक है, मेजरली लगभग 23 से 24 कंट्रीज़ में हमारे 9 बैंक्स हैं जिनकी टोटल कितनी ब्रांचेस हैं? 97 ब्रांचेस हैं अभी तक। तो 97 ब्रांचेस जो इंडिया के बैंक्स हैं जो अब्रॉड में हैं। ठीक है, तो जितने भी मेन सेंटर्स हैं इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, जैसे लंदन हो गया, सिंगापुर हो गया, एम्स्टर्डम हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, आपका हांगकॉन्ग हो गया, टोक्यो हो गया, तो यहाँ पे हमारे 9 के 9 बैंक से इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं और वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और ज़्यादातर ये क्या काम आता है, ये आपको मान लो ये है कि वहाँ पे इंडियंस रहते हैं, या डोमेस्टिक बैंकिंग को इंटरनेशनली प्रेजेंस दिखाने के लिए ये इंडिया के बैंक से जो 23-24 कंट्रीज़ में 9 बैंक से 97 ब्रांचेस प्रेजेंट हैं। तो काफ़ी हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उस बैंकिंग सिस्टम के बाद हम लोग काफ़ी कुछ और देखेंगे। इसके बाद जो बैंक है वो है लीड बैंक स्कीम। रादर देन बैंक, ये एक तरह की स्कीम है जिसे गवर्नमेंट ने बनाया था। क्यों बनाया था, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था, पहले ये लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नरीमन की कमेटी ने इसे रिकमेंड किया था। कौन से ईयर में किया था? 1969 में किया था। और इसमें होता क्या है, इसमें मेजरली हर बैंक को एक एलोकेशन होती है। ईच बैंक इज असाइंड द रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि हर बैंक को
एक एक डिस्ट्रिक्ट एलोकेट किया जाता है और उस बैंक का काम होता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में बैंकिंग सिस्टम को काफ़ी इंप्रूव करें और उस डिस्ट्रिक्ट में जो आपका डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, उसको और ज़्यादा बूस्ट करें। तो 1969 में ये स्कीम रिकमेंड करी थी। किसने रिकमेंड करी थी? नरीमन कमेटी ने रिकमेंड ये करी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने देखा, बैंकिंग से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है और वो हमने डिस्कस किया था किसमें? इकोनॉमिक्स की क्लास में। फिर भी आपको एक शॉर्ट सा ब्रीफ दे देता हूँ। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है दैट इज़ रिलेटेड टू मनी, मनी से रिलेटेड होती है ये पॉलिसी। और मॉनेटरी एंड फिस्कल, और ये मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता है, ये बनाता है हमारे देश का सेंट्रल बैंक। हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे यूएस का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व है, इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ऐसे क्या होता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारे देश में कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक बनाता है। और मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेटेड ये पॉलिसीज होती है। इसमें ये 4-5 चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जैसे रेपो रेट कितना होना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट कितना होना चाहिए, कैश रिजर्व रेशो कितना होना चाहिए, SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कितना होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट। और फिस्कल पॉलिसी अगर मैं बात करता हूँ तो फिस्कल पॉलिसी जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से। तो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से अगर मैं बातचीत करता हूँ तो फिस्कल पॉलिसी की बात हो जाती है। और फिस्कल पॉलिसी बनाता कौन है? उसे बनाते हैं हमारे देश की सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे बनाती है। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी के बाद हमने बैंकिंग के सिस्टम को पढ़ा है, अभी हमें कुछ थोड़ा डिटेल में जाएंगे, हम टाइप्स ऑफ चेक्स पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर कुछ और इंस्टीट्यूशन की बात करूं जो इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपसे बात करूंगा इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी जो थी वो कब बनी थी? वो 1870 में बनी थी। कहाँ पे? मुंबई में बनी थी ये, ठीक है। और उसके बाद इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस क्या होता है, 2-3 तरह का इंश्योरेंस होता है, आपको पता ही है। तो इंश्योरेंस जो होता है इसको रेगुलेट कौन करता है? जैसे मैंने आपको बताया पूरा बैंकिंग सेक्टर है, इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है आपका RBI। वैसे अगर मैं बोलूँ कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है, तो इसको रेगुलेट करता है हमारा एडा, IRDA, एडा। एडा का क्या मतलब है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये कब बना था? 1990 में बना था, 9 में। और मेजरली ये क्या है? ये रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी बात होती है वो सारी की सारी किसके अंडर में होती है? वो एडा के अंदर में होती है। तो एडा टेक केयर करता है कि इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो सही से सारे के सारे फंक्शंस करता हो अपने। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ इंश्योरेंस सेक्टर की, अगर मैं आपसे बोलूँ कि सबसे बड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट LIC इंस्टीट्यूशन कौन सा है, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन कौन सा, तो वो है LIC। LIC बहुत ज़्यादा फेमस है और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है इसका नाम। और आप ये सेटअप हुई थी 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और LIC इतना ज़्यादा फेमस है कि लोगों ने इंश्योरेंस का सिनोनिम बना दिया एक तरह से LIC। काफ़ी इसके ऐड आ रहे हैं, बहुत आपने बचपन से सुने होंगे, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो LIC जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और आज की डेट में सिर्फ इसके एजेंट की अगर बात करूँ तो 10 लाख से ज़्यादा एजेंट भारत में मौजूद है। एजेंट कौन होता है? जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देता है, या आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स की इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, उसका जो प्रीमियम जाता है वो सब कलेक्ट करके लेके जाते हैं एजेंट जो होते हैं। तो सिर्फ एजेंट भी 10 लाख से ऊपर है। तो ये है। अगर मैं आपसे बोलूँ और कौन कौन सी बॉडीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है एक जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये LIC जितना फेमस नहीं है बट फिर भी ठीक है। तो ये कब सेटअप हुई थी? 1973 में सेटअप हुई थी। और इसमें मेजरली काफ़ी सारी कंपनी को क्लब कर दिया गया था और जनरल इंश्योरेंस कोलैबोरेशन बना दिया गया था। तो LIC हो गया, जनरल इंश्योरेंस कोलैबोरेशन हो गया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो गया। अगर मैं आपसे बात करूँ इंश्योरेंस के कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो देखो बड़े सिंपल सी डेफिनेशन है। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपका जो रिस्क है किसी चीज़ के डूबने का, बिजनेस का या लाइफ का या हेल्थ का, तो वो आप डिवाइड कर देते हो, वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आप छोड़ देते हो। तो अ मीन्स बाय विच द प्रॉब्लम ऑफ रिस्क इन बिजनेस और लाइफ इस कवर्ड। तो इस कवर्ड है। तो मेजरली जो ये है, ये 2 तरह का इंश्योरेंस होता है। आप सारा लिस्ट जो है वो डिवाइड कर दो। एक होता है आपका जनरल इंश्योरेंस और एक होता है आपका
लाइफ इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, जो भी सारे फॉर्म्स के रिस्क इंश्योरेंस होता है, जैसे चाहे फायर का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे मेडिकल हो, वो सब जनरल इंश्योरेंस के अंदर जाते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस जो ओनली रिलेटेड टू आपकी लाइफ होता है, कि अगर आप कभी खुदा न खास्ता किसी के साथ गलत हो जाए तो उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो इंश्योरेंस से पैसा मिल जाता है, आप क्लेम कर सकते हो, तो उस हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये क्या था, ये मैंने आपको बताया क्या चीज़, जो इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स है। इंश्योरेंस मैंने आपको बताई दी, इसका रेगुलेटर कौन है, एडा है। और एक बात आप ध्यान रखना, एडा किसने रेगुलेट किया था, एडा जो था कि रिकमेंडेशन आनी चाहिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी होनी चाहिए, तो इसको जो रिकमेंड किया था वो किसने रिकमेंड किया था, वो रिकमेंड किया था मल्होत्रा कमेटी ने। मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद से इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बना था। तो आप चाहे लिख लीजिएगा कौन सा था, मल्होत्रा कमेटी था जिन्होंने ये रिकमेंड किया था इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ। तो ये मैंने आपसे बात करी जो इंपॉर्टेंट, वो किससे रिलेटेड थी, वो इंश्योरेंस रिलेटेड थी। अभी मैं आपसे बात करूँ इंश्योरेंस के बाद, तो मैं किसकी बात करूँगा, मैं आपसे बात करूँगा इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हुआ, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा जब आप लगाते हो, आप शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जब पैसा लगाते हो तो उसे मैं क्या बोल देता हूँ, उसे मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट वाली बातें हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आप देखोगे भारत में, तो वो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसमें क्या होता है, यूनिट्स हो जाते हैं छोटे छोटे। तो एक तरह से इसमें 50 मिलियन इन्वेस्टर हैं आज की डेट में, उससे ज़्यादा ही हैं, मिनिमम 50 मिलियन इन्वेस्टर्स अभी करेंटली हैं। और इसका पर्पस क्या है, पर्पस was to encourage the saving funds of small investors through unit sale to channelize funds। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है, जो स्मॉल लोग हैं जिनकी सेविंग्स है छोटी छोटी, आप देखो आपके पास अगर शेयर की नॉलेज है बहुत ज़्यादा तो आप शेयर्सों में पैसा लगा सकते हो, आप डिबेंचर में खरीद सकते हो, बॉन्ड खरीद सकते हो, डिबेंचर तो नहीं, शेयर आप खरीद सकते हो, अलग अलग तरीके के बॉन्ड खरीद सकते हो, सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हो। तो क्या होता है, जिसको नॉलेज है वो तो खरीद सकता है, लेकिन मान लो कोई एक आम आदमी है जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक इंडिया की या फिर स्टॉक मार्केट की, तो वो अपना पैसा कैसे लगाए। तो जो यूटीआई होता है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, यूनिट की फॉर्म में आपका पैसे को इन्वेस्ट करता है आगे, तो जो आपका पैसा है वो अलग अलग कंपनीज में लगा देता है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है उसकी सेक्टर की, उस इंडस्ट्री की, तो आप अपने पैसे से ये यूनिट खरीद लेते हो, इसकी यूनिट्स कुछ खरीद लेते हो, और ये जो अपना आपका पैसा है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं तो सबका पैसा एक्यूमुलेट करके ये आगे पैसा लगा देते हैं अपनी एक्सपर्ट एडवाइस को यूज़ करके, अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके, फिर वहाँ पर जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट आपको बांट देता है और बीच में थोड़ा सा कुछ कमीशन रख देता है एज एन एक्सपर्टीज़ और एज एन एक्सपर्ट फी। तो इस तरह से यूनिट ट्रस्ट जो था वो भारत में सेटअप हुआ था। तो इसके डिफरेंट यूनिट्स आते रहते हैं, तो आप यूनिट खरीद सकते हो, डिफरेंट फंड्स इसके अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो ये मैंने बात की आपसे इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं आपसे बात करूँगा तो स्टॉक मार्केट की भी अगर मैं आपसे डिस्कशन करूँ कि स्टॉक मार्केट जो होता है उससे रेगुलेट कौन करता है, अगर आपसे बात करूँ, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसके बारे में हमने काफ़ी सारा डिस्कस किया है इको में भी, फिर भी तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, इनको जो रेगुलेट करता है वो सेबी होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हम सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ये बना कब था, ये बना था 1992 में। ये एक्चुअली क्या हुआ था, बन तो पहले ही गया था 1988 में, लेकिन 1992 में ये एज ए रेगुलेटर बन गया था, मतलब ये नेशनलाइज कर दिया गया था, और 1988 से 1992 तक ये एज ऑपरेट कर रहा था। पहले सारे जितने भी स्टॉक मार्केट है उससे रिलेटेड कोई भी इशू होता था तो सेबी रेगुलेट करता था, और 1992 में से ऑफिशियली रेगुलेटर बना दिया गया और सब चीज़ों को नेशनलाइज कर दिया गया था। तो इस तरह से ये जो थे आपके स्टॉक मार्केट का हमने डिस्कशन किया। बाकी हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज भी हैं। जब मैं स्टॉक एक्सचेंज बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब हो गया जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो। हमने BSE निफ्टी इन सब के बारे में पढ़ा था जब हमने इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड की थी, तो एक बार आप वहाँ से रिवीजन ले लेना इसका एग्ज़ाम से पहले। इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ बात करूं तो किसकी बात करूं मैं, पेंशन की। आपको पेंशन का आइडिया होगा,
पेंशन क्या होता है? पेंशन होता है जब आप रिटायरमेंट ले लेते हो उसके बाद, ताकि आपकी जो ओल्ड एज है उसमें आपको कभी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ आपको पेंशन मिलती रहती है। तो जो पेंशन का डिस्कशन होता है, वो डिस्कशन जो होता है वो पेंशन रिफॉर्म्स के अंडर होता है। तो 23 अगस्त 2003 को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था। क्या अप्रूव कर दिया था? कि एक हमारा पूरा का पूरा डिफाइंड सिस्टम होना चाहिए, पेंशन का एक पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो 23 अगस्त 2003 को गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पेंशन का पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि ओल्ड एज सेविंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए एक बॉडी का निर्माण हुआ। उस बॉडी का क्या नाम था? PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को बनाया गया। और इसका काम क्या था? इसका काम क्या होता है कि जो भी पेंशन सेक्टर है उसको प्रमोट करे, पूरे इंडिया में पेंशन का प्रमोशन हो। दूसरा बात है कि जो भी लेजिस्लेशन है उन सब पे अप्रूवल हो, और साथ में जो है तो कैरी आउट अदर फंक्शन जो भी मतलब रिलेटेड होते हैं पेंशन से रिलेटेड। तो लोगों में प्रमोशन करना, अवेयरनेस लाना पेंशन के लिए, ये सब काम है। और साथ में एज अ रेगुलेटरी भी ये काम करता है। कौन काम करता है? ये पेंशन। तो ये हमने सिस्टम पढ़ा पेंशन का। तो ये हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी है बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो कौन सा टॉपिक है? अब हम बातें करेंगे किसकी? चेक की। चेक्स कौन कौन से तरह के होते हैं, क्या क्या उनमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होती है।